मेरा नाम नंदिनी है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी बड़ी दीदी का नाम पूजा है। आज भी एक मामूली सा ही दिन था। मम्मी पापा के साथ बैठकर हम हंसी मजाक कर रहे थे जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रात के 10 बज रहे थे। इस समय किसी का आना हैरानी का कारण था। पापा अपनी जगह से उठे और दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे। मम्मी, मैं और दीदी तीनों ही दरवाजे की तरफ देख रहे थे जब पापा किसी को अंदर लेकर आ रहे थे। उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी आया है। हम लोग फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़े हो गए और जब घर के अंदर वो लोग दाखिल हुए तो मम्मी, मैं और दीदी आंखें फाड़े उन लोगों को देख रहे थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के जमींदार और उनके बेटे राहुल थे। वह देखने में बहुत ही सुंदर थे। मेरी दीदी तो फ़ौरन ही कमरे के अंदर चली गई थी, क्योंकि इस तरह मर्दों के सामने आने से हमें मना किया जाता था। मैं और दीदी कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। हमारे घर वाले परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अमीर और बड़ी हवेली वाले थे। उनकी तो बात ही अलग थी। अगर किसी के कदम उनके घर की तरफ पड़ जाएं तो वह माला माल होकर ही लौटता था। और आज वे लोग खुद हमारे घर आ गए थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर कुछ देर के बाद जो बात हम लोगों ने सुनी, उसे सुनकर तो मुझ पर और मेरी बहन पर सन्नाटा छा गया। राहुल अपने पिता के साथ मेरी बहन का रिश्ता लेकर आए थे। वह पूजा दीदी से शादी करना चाहते थे। यह बात हैरान करने वाली थी। मैंने दीदी की तरफ हैरान नज़रों से देखा, जबकि दीदी तो ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो खून नहीं निकले। वह फ़ौरन ही दरवाजे से हटकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उनका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि कोई सांप सूंघ गया हो, जबकि मैं अब भी कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। राहुल खुद मेरे पापा से जानकार थे और उन्हें देखकर कह रहे थे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं पूजा का बहुत ख्याल रखूँगा। हम बहुत विश्वास से आपके पास रिश्ता लेकर आया हूँ। ज़िंदगी की हर खुशी उसे दूंगा। एक बार आप लोग मुझ पर भरोसा कर लें। पापा फ़ौरन ही उन लोगों के से हाथ जोड़कर बोले कि यह हमारे लिए तो बड़ी ही बात है कि आप जैसे बड़े लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। भला हमें क्या अपना सिर कलम करवाना है आपको इनकार करके? मैं और मेरी पत्नी दोनों ही राजी हैं। मम्मी पापा तो ऐसे हो गए कि जैसे उन्हें कोई खजाना मिल चुका हो। फ़ौरन ही सारी तैयारी हो गई और राहुल अपने पापा के साथ वापस चले गए। वो लोग जैसे ही घर से बाहर गए तो मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। पापा कहने वाले थे कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे घर चलकर आया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं भी कमरे से बाहर आ गई थी। मम्मी ने फ़ौरन ही मुझे गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगी। जब मैंने फ़ौरन कहा कि पहले दीदी से तो पूछ लें कि वह इस रिश्ते के लिए राज़ी है या नहीं, आप लोग क्यों इतनी खुशियाँ मना रहे हैं? तब पापा मेरी बात काटते हुए बोले कि भला उसको क्यों ऐतराज़ होगा, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल गया। लड़कियां तो ऐसे रिश्ते पाने के लिए अपनी जूतियां घिस देती हैं। यह कहते ही मम्मी पापा दीदी के कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि ना जाने मुझे खतरे की आहट महसूस हो रही थी। मम्मी पापा जैसे ही दीदी के कमरे में दाखिल हुए तो दीदी रोते हुए पापा के सीने के लग गई और रोते हुए बोली कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। जमींदार लोग अच्छे नहीं होते। शुरू में वह मुझे प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे, लेकिन वक्त थोड़ा गुजर जाएगा, एक और शादी कर बैठेंगे। ये लोग ऐसे ही होते हैं और अपनी कई पत्नियां रखते हैं। इनका कोई ईमान नहीं होता। पापा ने किसी जमींदार से शादी नहीं करूँगी, वह फ़ौरन ही ऐतराज़ जताते हुए बोली, जबकि पापा बोले, खामोश हो जाओ, उन्हें हाँ कहो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इन सब बातों के बारे में वह बहुत अच्छे हैं? राहुल एक नेक लड़का है, मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। पूरे गांव में उसका नाम है। तुम जमींदार घराने की बहू बन जाओगी, यह बहुत बड़ी बात है। फिर तुम्हारी छोटी बहन भी, कल को हमें उसका भी ब्याह करना होगा। अगर तुम आज ही ऐसी गलतियाँ करोगी तो हम कल को किसको मुंह दिखाएंगे और कौन तुमसे शादी करेगा? अगर तुम राहुल को इनकार कर दोगी। पापा की बात सुनकर दीदी खामोश हो गई, जबकि मम्मी ने पापा को इशारे से बाहर जाने को कह दिया ताकि वह खुद अपनी बेटी को समझा सके। पापा के जाते ही मम्मी ने दीदी के हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, कोई वजह है तो मुझे बताओ। यह बेबुनियाद वजह सामने रखकर रिश्ते से इनकार करना कोई अच्छी बात नहीं।
मम्मी की बात सुनकर दीदी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना चेहरा फेर लिया। थोड़ी देर मम्मी ने उन्हें कुछ बातें समझाई और फिर वह भी चली गई। उन लोगों के जाने के बाद मैंने दीदी की तरफ एक नज़र डाली और फिर खामोशी से अपनी जगह पर जाकर सो गई, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मैं दीदी से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसी वजह से उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। मेरी दीदी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कुदरत ने उन्हें बहुत ही हसीन बनाया था। यही वजह थी कि राहुल जैसा शख्स उन पर मर मिटा था। अगली सुबह का सूरज जोरों से चमक रहा था। मैं अपनी दीदी के साथ नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर आई तो आंगन में मिठाइयों के अंबार रखे हुए थे। फल, फ्रूट और भी बहुत सारा सामान मौजूद था, जो दीदी के ससुराल से आया था। मम्मी इन सामानों को उत्सुकता से देख रही थी। हम दोनों के बाहर आते ही वह हमें भी इन सामानों के पास ले गई। मेरे चेहरे पर खुशियाँ बिखर गईं और मैं फ़ौरन ही हर सामान को देखने लगी, जबकि दीदी सब चीज़ों से मुंह फेर कर किचन में चली गई। मम्मी उनकी पीठ को देखते हुए बड़बड़ाई, देख मेरी बच्ची, कितना कुछ आया है। मैं भी मम्मी की खुशी में खुश हो रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे दीदी का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। इस तरह तो वह कभी बर्ताव नहीं करती। कोई बात होती थी तो उसे बैठकर सुलझाती थी, ना कि इस तरह हरकतें करती थी। मैं अपना सिर झटक कर खामोशी से घर के अंदर अंदर आ गई। दीदी नाश्ता तैयार कर लिया, मुझे भी बुला रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और फिर मैं हिम्मत करके उनकी ओर देखा और सवालिया लहजे से बोली कि दीदी, आप खुश क्यों नहीं हैं? राहुल जीजू आपको खुश रखेंगे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उन्होंने कांच का गिलास टेबल से उठाकर ज़मीन पर जोर से मारा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाते हुए बोले कि बकवास करने की मेरे सामने ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अब दोबारा उससे जीजू कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगी। उनका लहजा गुस्से से भरा हुआ था, जबकि मैं उनका यह अंदाज देखकर हैरान रह गई कि मेरी दीदी को क्या हो गया है। वह तो बहुत अच्छी इंसान थी, ना उन्होंने कभी मारने की कभी बात नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी इस तरह से बदतमीज़ी की थी। हाँ, वह अक्सर मुझ पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझ पर हाथ नहीं उठाती थी। मेरा सिर्फ यह एक शब्द कहना कि वह जीजू हैं, उन्हें इतना बुरा लग चुका था। मम्मी भी शोर की आवाज़ से बाहर आ चुकी थी और दीदी का यह रूप देखकर वह भी दंग रह गई थी। दीदी ने एक कहर भरी नज़र मुझ पर और मम्मी पर डाली और खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। उनके जाते ही मम्मी मेरे पास आ गई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे शुरू हो गए। मैं बचपन से ही मम्मी, पापा और दीदी की लाडली रही थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील बन चुकी थी। ज़रा सी तेज़ आवाज़ और ज़रा सा गुस्से पर ही मेरी आंखें भर आती थी। अभी भी हाल कुछ ऐसा ही था। थोड़ी देर रोने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, जबकि मम्मी लगातार मुझे समझा रही थी, तेरी दीदी तो पागल हो गई है, बेवजह की हरकत करके तुझे भी परेशान कर रही है और खुद भी हलकान हो रही है। उसको छोड़, चल तू मेरे साथ, मैं तुझे अच्छा सा नाश्ता बनाकर देती हूँ। मैंने भी खामोशी से सिर हिलाकर हामी भर दी। दीदी वाकई काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी और यह बात दिन गुजरने के साथ साथ सबको महसूस हो रही थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, दीदी का रवैया और भी ख़राब होता जा रहा था। एक दिन राहुल भैया अकेले ही घर आए। उनका इरादा दीदी के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने का था। उन्होंने घर में आते ही मम्मी से इजाज़त मांगी कि वह दीदी को अपने साथ ले जाएं, ताकि वह उन्हें कुछ शॉपिंग करा सकें। शादी के हिसाब से मम्मी ने तुरंत इजाज़त दे दी, लेकिन जब मम्मी दीदी को बुलाने के लिए गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह किसी के साथ भी नहीं जाएगी। मम्मी ने गुस्से में कहा कि वह बाहर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें क्या बोलूं, उन्हें हाँ कर चुकी हूँ। जबकि दीदी गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोली कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने भी सुनना है वह सुन ले, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊँगी, मैं घर के अंदर ही ठीक हूँ। उनकी आवाज़ बाहर तक पहुँच गई। तभी बाहर से आवाज़ आई कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वह नहीं जाना चाहती तो हमारी नंदनी चल लेगी। जब अचानक उन्होंने मुझे कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी, मगर फिर मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि रिश्तेदारी हमें निभानी थी। दीदी गुस्से में थी, लेकिन मैं भी इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मम्मी ने इशारे से मुझे उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। मैं जल्दी से तैयार हुई और उनके साथ मॉल की तरफ रवाना हो गई। उनकी गाड़ी काफ़ी ठंडी थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज से पहले मैं किसी भी गैर मर्द के साथ बैठकर कहीं नहीं गई थी और इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का तो मेरा एक सपना था। आज इस गाड़ी में बैठकर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था।
वह मुझे देखते हुए बोले कि नंदनी, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब कौन सा रंग पसंद है, और तुम्हारी दीदी को कौन सा रंग पसंद है। मैं जानती थी कि मेरे बहाने वह दीदी की ही पसंद जानना चाहते हैं, इसलिए मैं मुस्कुराकर बोली, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, जबकि दीदी को काला रंग पसंद है। हम दोनों बहनों की पसंद बहुत अलग अलग है। दीदी बहुत शांत स्वभाव और गंभीर रहती हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज हूँ। आपको आपकी टक्कर की साली मिली है, मैं इतराकर बोली, जबकि वह फ़ौरन ही मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल, हमें तो खुशी होगी आपके साथ भी वक्त गुजार कर। आपकी दीदी वाकई बहुत अलग मिजाज की हैं, मगर मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है। उनका लहजा मिठास भरा था, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, और मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि यह उम्र भर मेरी दीदी से ऐसी ही मोहब्बत करते रहें। तभी अचानक उन्होंने मुझे देखते हुए एक सवाल किया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दोगी। मैंने सिर को हल्की सी हिलाकर हामी भरी और उनकी तरफ देखते हुए बोली कि आप हुक्म करें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम आपकी सिर्फ साली ही नहीं, बल्कि आपकी दोस्त बनना चाहते हैं। मैं बचपन से ही ऐसी थी, अगर कोई मुझे जरा सी मोहब्बत देता तो मैं अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देती थी। वह धीरे से मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारी दीदी क्या किसी को पसंद करती हैं या फिर कोई और बात है। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर सन्नाटा छा गया। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर सन्नाटा छा गया हो। मैंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि जीजू मुझसे इस तरह का सवाल करेंगे। मैं अभी कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। हालांकि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम इस रिश्ते से बहुत खुश हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। बेशक मैं सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इतनी समझदारी दी थी कि मैं लोगों के इरादों को आसानी से समझ सकूं। मैं तुरंत समझ गई थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ क्यों बुलाया था। वह दीदी की पसंद नापसंद और उनके इस बर्ताव के पीछे की वजह जानना चाहते थे। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा कि इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि दीदी इससे खुश नहीं है। दरअसल वह घर में की बड़ी बेटी हैं, इसलिए घर से दूर जाने का ख्याल ही उन्हें परेशान कर रहा है। और रही उनके व्यवहार की बात, तो वह थोड़ी सख्त मिजाज हैं। मेरे साथ भी अक्सर गुस्सा कर देती हैं। आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था, मगर मैं छोटी हूँ इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानती। मैं मासूमियत से बोल रही थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी दीदी को भी उतना ही मस्त और खुश मिजाज बना दूंगा जितना तुम हो। उन्हें तुम्हारी तरह बना दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं खुलकर हंस पड़ी। इस दौरान हम मॉल पहुंच गए। वह मुझे अपने साथ कई दुकानों पर ले गए। दीदी के साथ साथ उन्होंने मेरी भी शॉपिंग अच्छी करवाई। मम्मी ने चलते समय मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपये भी खर्च नहीं करने दिए। सारे बिल उन्होंने खुद ही चुकाए। शॉपिंग के बाद वह मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे शानदार डिनर करवाया। वह बड़े ही अदब और प्यार से पेश आ रहे थे। यह सब देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रात के 9 बजे उन्होंने मुझे घर के पास छोड़ा। जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि नंदनी, अपनी दीदी को समझाओ कि मैं उनका होने वाला पति हूँ। वह मुझसे थोड़ा बहुत बात तो कर सकती हैं। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने झिझकते हुए उनका नंबर ले लिया। मुझे मालूम था कि मेरी दीदी कभी भी उनसे बात नहीं करेंगी। फिर भी मैंने चुपचाप उनसे विदा ली और घर के अंदर चली गई। घर पहुंचने पर मम्मी पापा बरामदे में बैठे शायद मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे हाथों में शॉपिंग बैग देखकर वह हैरान रह गए। मैंने उनके पास बैठकर उन्हें दिन भर की सारी बात बताई। हाँ, मैंने कुछ बातें उनसे छुपा ली जो राहुल भैया ने दीदी के बारे में कही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई। दीदी एक तरफ मुंह किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उनके पास बैठ गई और उनको देखते हुए बोली कि दीदी, आज राहुल भैया ने आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। क्या वह आपको मैं दिखाऊं? यह सुनकर अचानक दीदी मुझ पर चीख पड़ी और बोली कि जाओ, उस राहुल भैया के पास ही रहने लग जाओ। मेरे पास क्यों आ रही हो? और आइंदा मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लेना। तुम सब ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जाओ यहाँ से। उनकी यह बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गई और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। अब मैं यह सोचने लगी कि राहुल भैया को कैसे बताऊं कि दीदी ना तो उनसे बात करना चाहती है और ना ही उनका नाम सुनना चाहती है। लिविंग रूम में बैठकर मैं दीदी
के सोने का इंतज़ार करने लगी। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि राहुल भैया ने मुझसे कई बार कहा था कि तुम्हारी वजह से ही मेरी उससे बात हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उन्हें मैसेज कर दिया। मैंने लिखा कि दीदी अभी बहुत गुस्से में है और उनसे बात करना मुमकिन नहीं है। मैंने मैसेज किया ही था कि तुरंत उसका रिप्लाई आया। शायद उन्होंने मुझे दीदी समझ लिया था। वह लिख रहे थे, कैसी हो, उम्मीद है बहुत अच्छी होंगी। वैसे देखने में तो बहुत अच्छी हो, फिर इतना गुस्सा क्यों करती हो। उनका मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैं एक पल के लिए सोचने लगी कि क्यों ना मैं उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं, मगर फिर मैंने सिर झटक दिया। मैंने सोचा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के जज्बातों से खेले। मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया, मैं नंदनी बोल रही हूँ। दीदी को मैंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वह अभी बहुत गुस्से में है। मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप इंतज़ार ना करें। मेरी बात सुनकर उन्होंने हंसते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मैं समझा कि तुम्हारी दीदी है। वैसे तुम भी कम हसीन नहीं हो। ऊपर वाले ने तुम दोनों बहनों को ही बहुत खूबसूरत बनाया है। उनका यह कहना मेरे दिल को अच्छा लगा। वह वाकई अच्छे इंसान थे। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वह बहुत अच्छे हैं। उनकी बातें ही बहुत अच्छी हुआ करती थी। काफ़ी देर तक मैं उनके साथ चैटिंग करती रही और उसके बाद उन्हें गुड बाय बोलकर अपने कमरे में आ गई। इस दौरान दीदी भी सो चुकी थी। मैं भी उनके बराबर में ही लेट गई और कब गहरी नींद में चली गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शादी के दिन करीब आ रहे थे और दीदी का रवैया और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीदी को बताया कि जीजू का नंबर मेरे मोबाइल में है और वह तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, एक बार उनसे बात कर लो और अपने दिल की बात उन तक पहुंचा दो, ताकि वह तुम्हारे जैसा बन सकें। लेकिन दीदी ने उस दिन भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने जीजू को साफ शब्दों में बता दिया कि आपकी होने वाली पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जब शादी कर लो तो उनकी अकल ठीक कर देना। उस समय मैं बहुत उदास थी, क्योंकि बार बार दीदी से बेइज्जत होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जीजू ने मेरा मूड ठीक कर दिया और मुझे हंसा दिया। उनकी बातों की वजह से मैं दीदी की बातें कुछ पल के लिए भूल जाती थी, लेकिन ना जाने क्यों दीदी का रवैया मेरा दिल को तोड़ देता था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और आज दीदी की मेहंदी थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, जो उनके ससुराल वालों ने दिया था। हम सब ने दीदी को खूब हल्दी लगाई थी, लेकिन दीदी मुंह बनाई बैठी थी। उन्होंने किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि वह हर किसी को टोके जा रही थी कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इस तरह से मुझे हल्दी मत लगाओ। लेकिन सबने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि दुल्हन तो शर्माती है। लेकिन मैं जानती थी कि दुल्हन इस बार शर्मा नहीं रही, बल्कि बहुत गुस्से में थी। मैंने धीरे से मम्मी से कहा कि इस रिश्ते से मना कर दीजिए। दीदी का रवैया देखकर मुझे समझ आ गया था कि वह कभी भी अपना रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। मम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे डांट दिया और कहा, तुम्हें क्या पता बड़े घराने में रिश्ता करना कितने नसीब वालों की बात होती है। मैं मम्मी को सिर्फ देखती रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वह बहुत गलत कर रही हैं। वह एक लड़की की ज़िंदगी के साथ बहुत बुरा खेल खेल रही हैं और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और अब बारात का दिन आ पहुंचा था। आज सुबह से ही दीदी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मम्मी ने उनके लिए एक मेकअप आर्टिस्ट को घर पर बुलाया था, लेकिन दीदी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था और मम्मी से कहा कि मुझे किसी भी पार्लर वाली की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मैं आपको तैयार कर देती हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप का काम आता है। लेकिन दीदी ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने मेरी ज्वेलरी और कपड़े कमरे से बाहर निकाल दिए। इसका मतलब था कि मैं उनके कमरे में तैयार भी नहीं हो सकती थी। घर में मेहमान बहुत थे, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा हंगामा नहीं किया। मैं अपना सामान उठाकर मम्मी के कमरे में चली गई। वहीं मैंने नहा धोकर अपने कपड़े पहने और तैयार हो गई। अब मुझे सिर्फ बारात के आने का इंतज़ार था। घर के चारों तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। वक्त तेज़ी से बीत रहा था। हमने घर के बाहर ही शमियाना लगवाया था, क्योंकि हमारा बहुत छोटा था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे। बारात का समय भी आ पहुंचा था। मैं सबसे आगे आगे जीजू का स्वागत हमने बहुत अच्छे से किया। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रस्म की रकम ली और उन्होंने खुशी खुशी मुझे पैसे दे दिए। आज जीजू बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
उन्होंने भी मेरी नाक खींचते हुए कहा कि तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं धीरे में से मुस्कुराई और पीछे हो गई। अब दुल्हन को मंडप में बुलाया जा रहा था। मम्मी, पापा और मैं तीनों दीदी को लेने उनके कमरे में पहुंचे, लेकिन जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो दीदी ने दरवाज़ा नहीं खोला। घर में अब कोई नहीं था सिवाय हमारे तीनों के। मैं बुरी तरह घबरा चुकी थी, क्योंकि दीदी ऐसा कभी नहीं करती थी। कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। यह ख्याल आते ही मेरी जान गले में अटक गई। मैंने घबराकर पापा की ओर देखा और उन्होंने मुझे शांत रहने के लिए कहा और तुरंत दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। 2-4 धक्कों के बाद दरवाजे की कुंडी टूट गई और जब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि दीदी वहाँ नहीं थी। मेरा तो दम ही निकलने के कगार पर था। मम्मी ने वॉशरूम में भी देखा, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। तभी मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े कागज़ पर चली गई। मैंने ही वह कागज़ उठा लिया और जब मैंने वह खत पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस खत में साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जब आप लोगों ने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी तो मैं क्यों आप लोगों की इज्जत को अहमियत दूँ। मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। आपको आपका ज़मींदार दामाद मुबारक हो। और आखिर में मेरी दीदी ने अपना नाम लिखा हुआ था। यह देखकर तो मेरी जान ही निकल चुकी थी। बाहर सारे मेहमान मौजूद थे और घर की इज्जत के साथ दीदी बुरी तरह खेल चुकी थी। पापा वहीं अपना सिर थाम कर ज़मीन पर बैठ गए। मम्मी का हाल भी कुछ अलग ही था, जबकि मैं भी ड्रेसिंग टेबल के साथ लगी रो रही थी। तभी अचानक पापा ने दीदी का रखा हुआ जोड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़े। वह मुझे देखते हुए बोले, जमींदारों के यहाँ बहुओं के चेहरे पर घूंघट डाला जाता है। तुम अभी के लिए राहुल से शादी कर लो। हम कल सुबह तुम्हें लेने तुम्हारे ससुराल आएंगे। अगर अभी तुम्हारी शादी राहुल से नहीं हुई तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और वह जमींदार हैं, हमारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। इज्जत और भलाई इसी में होगी कि तुम उनके साथ विदा हो जाओ। यह सुएं में अपने पापा को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मैंने अब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसी मुसीबत आ पड़ेगी। मैं सिर ना में हिलाते हुए बोली कि नहीं पापा, वह मेरे जीजू हैं, मैं उनके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। तभी मम्मी भी मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली कि तेरी एक बहन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान के लिए तू हमारी मदद कर दे। तू हमें निराश मत कर, हमें तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, उसके पास अक्ल और सूरत दोनों हैं। तू जानती है कि अगर हमने अभी तेरी शादी राहुल से नहीं करवाई तो वह लोग खून खराबा कर देंगे। और तू जानती है कि तेरे पास तो सिर्फ एक बाप है और कोई नहीं। मम्मी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। उनकी बात बिल्कुल सही थी। वाकई अगर हम इस वक्त इस रिश्ते से इनकार करते तो यह लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। जमींदारों के पास कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, इस बात से मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसी वजह से मैंने तुरंत ही हाँ बोल दी। मैंने दीदी का जोड़ा उठाया और वॉशरूम चली गई और थोड़ी देर बाद मैं उनका दुल्हन का जोड़ा पहनकर बाहर आ गई। मम्मी ने मेरे सर पर घूंघट डाल दिया और मुझसे अपने साथ थाम कर बाहर ले आई। उन्होंने मुझे मंडप में बैठा दिया और शादी की रस्में शुरू हो गई। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब जब जीजू मेरा हाथ थाम रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मुंह से बाहर आ जाएगा। एक बार उन्होंने मुझे बाहर देखा था और हैरान हुए थे, मगर उन्होंने ऐसी कोई बात जाहिर नहीं की जिससे किसी को शक होता। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में पूरी हो गई। शादी सही सलामत संपन्न हो गई और मैं पूरे हक के साथ में अपने जीजू के नाम की हो चुकी थी। शादी खत्म होते ही सबको खाना खिलाया गया और सबने बहुत ही आनंद के साथ खाना खाया और उसके बाद विदाई का समय आ गया। विदाई का समय मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं अभी कटकर मर जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि राहुल को बता दूं कि मैं नेहा नहीं बल्कि नंदनी हूं, उनकी छोटी साली, मगर उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने अपनी जुबान बंद ही रखी। मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हो गई। एक लंबा सफ़र तय करके हमें हवेली पहुंच गए। वहां जैसे ही हमारी गाड़ी दाखिल हुई तो ढोल नगाड़े बजाए गए और आसमान में आतिशबाजियां की गई। मुझे पता था कि यह सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बहन के स्वागत के लिए हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था
कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है। कमरे में जाते ही मैं जीजू को बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि कमरे में जाने के बाद मुझ पर कैसे क़यामत टूटने वाली है। फ़ौरन ही मुझे अंदर ले जाया गया और शादी की पारिवारिक रस्में शुरू हो गई। अब मुझे डर यह था कि अगर उनमें से किसी एक ने भी मेरा घूंघट उठाया तो मुझ पर क़यामत आ जाएगी। मगर भगवान की कृपा थी कि जो राहुल की बड़ी दादी थी, उन्होंने हुक्म दिया कि दुल्हन का घूंघट कोई नहीं उठाएगा, दुल्हन का घूंघट उसका पति उठाएगा और वही उसका चेहरा सबसे पहले देखेगा। यह सुनकर मेरा दिल धक धक से रह गया और मैंने अंदर ही अंदर ऊपर वाले का शुक्र भी किया, क्योंकि अगर अभी मेरा घूंघट उठता तो मुसीबत हो जाती। फ़ौरन ही मुझे सारी रस्मों के बाद मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नाक से गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू टकराई और मेरे होठों पर मुस्कान बिखर गई थी। एक पल के लिए मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैं फ़ौरन ही सहम गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो क़यामत मुझ पर टूटेगी वह सबसे अलग होगी। मैं खामोशी से उनके नाम की सेज सजा कर बैठी हुई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं जानती थी कि कमरे में कौन आने वाला है। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जीजू मेरी हालत समझने की कोशिश करें, लेकिन मुझे डर भी था कि कहीं वह इनकार न कर दें और वह गुस्सा ना हो जाएं। मगर कहते हैं ना कि जब किसी बात का डर हो और वह ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे जीजू ही थे। उन्होंने आते ही खुश होकर मुझे हेलो कहा और फिर मेरी खैरियत पूछने लगे, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं उनकी पूजा नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन हूँ। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास ही आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और फिर जो बात उन्होंने कही मुझे सुनकर मेरी आत्मा काँप गई। वह कहने लगे कि यह ड्रामा अब ख़त्म करो, घूंघट उठाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। यह सुनते ही मेरी जान हलक में अटक गई थी। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा, तभी उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब कर लिया और अपने हाथों से मेरा घूंघट उठाया। मैं आंसू भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। तभी उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरा दिल कांप उठा। वह मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ यह सब मुझे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन तुम्हारे घर वालों को यह सब करने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। मंडप में तुम्हें लाने से पहले अगर वह मुझे एक बार भी यह बात बता देते कि तुम्हारी बहन भाग चुकी है तो मैं यह शादी नहीं होने देता। मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी और राहुल की तरफ देखकर बोली कि हम डर गए थे। हम समझ रहे थे कि आप हम सबको मार दोगे, क्योंकि जमींदार तो ऐसे ही होते हैं। पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह शादी नहीं करना चाहती। तभी अचानक वह बोले कि मैंने भी तो तुमसे पूछा था ना कि क्या वह किसी और को पसंद करती है, तो तुमने क्यों नहीं बताया। यह कहते हुए वह मेरे करीब आने लगे। यह देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उनका मेरे करीब आना मेरी जान निकाल रहा था। तभी उन्होंने मेरी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और मदहोशी के अंदाज में बोले कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊँगा। तुमने मुझे धोखा दिया है और यह शादी एक धोखे पर आधारित है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि धोखे का बदला कैसे लिया जाता है। यह कहते ही उन्होंने मेरे सर से मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और मुझ पर हावी हो गए। मेरा सांस अटक गया। मैं उनकी तरफ देखते हुए रोते हुए बोली कि भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी की गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो। मैंने तो आपकी इज्जत बचाई है। अगर वक्त पर मैंने आपसे शादी नहीं की होती तो सारा समाज आप पर थू थू करता कि जमींदार होकर आपकी दुल्हन भाग गई। मेरी बात सुनकर एक पल के लिए वह अपनी जगह पर सख्त हो गए थे, जैसे मैंने बहुत ही पति की बात की हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और फिर कमरे से निकल गए। मैं अपना सिर हाथों में बुरी तरह से रोना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर और बीती जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति की दादी और उनकी माँ कमरे में दाखिल हुई। मेरा घूंघट अब चेहरे पर मौजूद नहीं था और मैं बुरी तरह से रो रही थी। तभी उनकी दादी मेरा हाथ थामते हुए बोली कि क्यों रो रही हो बेटी, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर तुम वक्त पर शादी के लिए हाँ नहीं करती तो वाकई हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाती, लेकिन तुम्हारी बहन को माफ़ नहीं किया जाएगा। यह कहते ही उन्होंने मुझे
उठने का इशारा किया, जबकि मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी कि भला यह लोग अब मेरी बहन के साथ क्या करेंगे। जो भी था वह मेरी बहन थी और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम लोगों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन जब से यह रिश्ता आया था तभी से हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। मैं खामोशी से उठ चुकी थी। तभी वह बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली कि जाओ और अपने कपड़े वगैरह बदल कर आराम कर लो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पति को भेजूंगी। तुम उसे खुश करने की कोशिश करो। एक तुम ही हो जो अपने पति को बचा भी सकती हो और उसे बर्बाद भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस हादसे की वजह से वह बुरी तरह से टूट चुके हैं। हम जमींदार हैं, हम तुम्हारे जैसे घराने से रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की ज़िद की वजह से ही हम वहाँ पहुँच चुके थे। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे अपनी दीदी पर बेहद अफसोस होने लगा कि उन्होंने किसी का दिल कितनी बुरी तरह से तोड़ा है। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वह सीधे राहुल से बात कर लेती। क्या पता वह इस रिश्ते से खुद ही पीछे हट जाते। मैं चुपचाप वॉशरूम में गई और कपड़े वगैरह बदल कर बाहर आई तो वह सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सिर सोफे पर टिकाया हुआ था और उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैं उनके बराबर में ही जाकर बैठ गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह मेरे सीने से लग गए और बिना आवाज़ किए रोने लगे। मैं तो हैरान थी कि वह इतने मजबूत दिखने वाले इंसान इस तरह बच्चों की तरह रो रहे थे। मैंने उन्हें फ़ौरन अपने आगोश में समेट लिया और उनकी पीठ सहलाते हुए बोली कि आप क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो। जब अगला इंसान आपको नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग की कदर नहीं कर रहा, तो आप क्यों आंसू बहा रहे हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपको नहीं मिला तो आप उसके हो जाए जो आपसे प्यार करता है। मेरी बात सुनकर वह एक झटके में मुझसे अलग हुए और मेरी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। तभी अचानक जैसे किसी एहसास के तहत मैं उनके कदमों में बैठ गई और उनका हाथ थामकर अपने होठों से लगाया। उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा तो आपसे, अपना लीजिए, मैं आपसे प्यार करूंगी। आपको इतनी चाहत से चाहूँगी कि आप खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगेंगे। जिस दिन मैं राहुल के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, उनका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे दिल से एक दुआ निकली थी कि भगवान मुझे भी मेरी दीदी जैसा पति ही दे। मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझे दीदी जैसा पति नहीं बल्कि दीदी का पति ही नसीब हो जाएगा। काफ़ी देर तक वह खामोश निगाहों से मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने एक झटके से मुझे अपनी बाहों में भरा और बिस्तर की तरफ बढ़ गए। उस रात वह मेरे करीब ही रहे। उन्होंने पल पल मुझे अपने आप में गुम करने की कोशिश की। वह मेरी बाहों में खो से गए और मैंने भी अपने पति को संभाल लिया। मैं अब इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। मम्मी पापा के कहने के मुताबिक अगले दिन वह मुझे लेने के लिए आए। उन्होंने बड़े जमींदार से माफ़ी मांगी थी, यानी राहुल के पापा से, मगर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और अपना घर बसाना चाहती हूँ। राहुल ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। उनका कहना था कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। और रही आपकी बड़ी बेटी की बात, तो मैंने उसे भी माफ़ कर दिया है, क्योंकि यह बात हकीकत है कि जब आपको वह शख्स ना मिले जिसे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप उस शख्स के हो जाएं जो आपसे मोहब्बत करता है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपने करीब कर लिया और मेरे माथे को चूम लिया, जिसे महसूस कर मैंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और अब हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं।